आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पीरियड्स का दर्द, जब पेट का निचला हिस्सा ऐंठता है, फैलता है, तलवे झनझनाते हैं और फिर दाग लगने का झंझट और उसके बाद दुनिया भर के नियम, ये सब किसी भी आम लड़की के लिए हर महीने की जंग होती है। और इन सब के बावजूद आज भी ऐसा है कि पीरियड एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में कोई भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं करता और ना ही की जाती है। इसी बीच एक हफ्ते पहले महिलाओं के बारे में एक रिपोर्ट आई जिसमें स्वीडिश एनजीओ इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क ने लोकल संस्था टॉक्सिक लिंक के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनते सैनिटरी पैड्स की जांच की। सैनिटरी पैड्स एक बहुत ही आम प्रोडक्ट है, हम सब ब्लीडिंग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जांच में पता चला कि इनमें जहर होता है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कैंसर पैदा करने वाला जहर। रैपिड इन सीक्रेसी नाम से जारी इस रिपोर्ट में ऐसे पैड ब्रांड्स का भी जिक्र है जिनके विज्ञापन हम बचपन से टीवी पर देखते आ रहे हैं। तो इस बार के हेलो डॉक्टर में हम सैनिटरी पैड्स के ऊपर ही बात करेंगे कि कैसे आप सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करते वक्त सावधानियां बरत सकती हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मैं हूं खुशबू। हेलो डॉक्टर। सैनिटरी पैड, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें महिलाएं हर महीने 6 से 7 दिन बहुत इंटीमेट तरीके से इस्तेमाल करती हैं। ये शरीर के बेहद नाजुक और सेंसिटिव एरिया के कांटेक्ट में रहता है। हालांकि ये जो स्टडी आई है ये पहली स्टडी नहीं है, इसके पहले भी स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका में इस तरह के रिसर्च हो चुके हैं जिसमें सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को खतरनाक बताया गया है। अगर हम भारत की बात करें सिर्फ, तो भारत में 35.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं। सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 15 से 24 साल की 64% लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है। अगर इन आंकड़ों में 24 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं की संख्या जोड़ दी जाए तो पीरियड्स के दौरान पैड्स इस्तेमाल करने का जो परसेंटेज है वो और बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि देश में 71% महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पीरियड्स के दौरान बरतने वाले हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जब इस तरह के रिसर्च सामने आ रही हो कि पैड्स में केमिकल्स पाए जाते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका ये जानना कि कैसे जब आप पैड्स खरीदने जाती हैं तो आप अपना ध्यान रख सकती हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर पैड्स खरीदना चाहिए। तो आज हम हेलो डॉक्टर में इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे और इन्हीं नियमों पर बात करने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेहा बोथरा जुड़ गई हैं जो फोर्टिस हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते। तो डॉक्टर नेहा, हम बात जिस पर कर रहे हैं वो सैनिटरी पैड्स को लेकर जो अभी एक हफ्ते पहले ही रिपोर्ट आई उसके ऊपर ही है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके हम एड्स टीवी पर देखते आ रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जिसकी वजह से महिलाओं को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस रिसर्च पर आपका टेक कि आप इस पर एज ए गायनोकोलॉजिस्ट, एज अ एक्सपर्ट, आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो केमिकल्स सैनिटरी नैपकिन में जरूर पाए गए हैं, इन दे आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स जिनको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें पीफास और थैलेट्स, इस टाइप के पीवीसीज, ये जो प्लास्टिक के बाय प्रोडक्ट्स या प्लास्टिक प्रोसेसिंग के प्लास्टिक के कंटेंट्स रहते हैं, जिनमें से ये कंपाउंड्स अपने एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो ये ऐसा अगर देखा जाए कि सीडीसी या अमेरिका की ईपीसी यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये सब संस्थाएं भी इस तरह के काफी रिसर्चेस पहले कर चुके हैं, पर से सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं, पर और बाकी पीने के पानी में, सॉइल में, अपनी घरेलू चीजों में, या फिर लोगों के ब्लड सैंपल लेके भी कि इन तरह के कंपाउंड्स अपने बॉडी में किस मात्रा में नेचुरली आजकल देखे जाते हैं। तो ये इस टाइप की स्टडीज पहले भी हुई हैं और सब स्टडीज में यही पाया गया है कि काफी हाई लेवल्स में ये कंपाउंड्स कभी कभी ह्यूमन बॉडी में जो स्टडी सब्जेक्ट्स रहते हैं या फिर जो भी मटेरियल स्टडी किया जाता है
उनमें ये पाए गए हैं। तो सैनिटरी नैपकिन्स में भी ये निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना कॉमन हो गया है। हम जहां नजर घुमाए प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स या फिर सिंथेटिक मटेरियल्स, कपड़ा भी अगर देखा जाए तो सिंथेटिक, हर चीज सिंथेटिक आजकल होती है। इन्हीं में से ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं स्लोली एनवायरनमेंट में, और नेचुरली अब वो सब जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो पानी हो या मिट्टी हो या धीरे धीरे अपने खाने में और एंड में अपने बॉडी में भी। अच्छा डॉक्टर नेहा, यूरोपियन यूनियन के मुताबिक एक सैनिटरी पैड में जो उसका कुल वज़न होता है, जो एक टोटल उसका वेट होता है, उसका 0.1% से ज़्यादा इसमें थैलेट नहीं होना चाहिए। जो रिसर्च जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि थैलेट और वीओसी नाम के जो केमिकल्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि 0.1% से ज़्यादा थैलेट नहीं होना चाहिए, और इन सभी सैंपल में जो रिसर्च में लिए गए हैं उसमें थैलेट जो है वो इसी दायरे में पाए गए हैं। तो अगर आप ये जो थैलेट और वीओसी है इसके बारे में आप बता सकें कि इसका क्या दुष्प्रभाव जो है वो महिलाओं के शरीर पर पड़ता है। थैलेट्स या वीओसीज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स से मिलते जुलते होते हैं या उनसे थोड़े से वेरिएशन में होते हैं, जिसकी वजह से अपनी बॉडी की हार्मोनल सिस्टम इससे अफेक्ट होती है। इसकी वजह से जो है वो जब बॉडी में एंटर होते हैं तो किसी किसी ऑर्गन्स में वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी ओवरी, टेस्टिस या थायराइड ग्लैंड में भी वो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। और जब एक्सक्रीट होते हैं तो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। पर जिन ऑर्गन्स में ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं वहां पे वो फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स करते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन में जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स बोले, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स या टाइप 2 डायबिटीज या ओबेसिटी, इन सब के साथ इनका कोई ना कोई कोरिलेशन जरूर है, जिसकी वजह से हम देख ही रहे हैं कि आजकल हमारा जो हेल्थ जनरल पॉपुलेशन का है वो जरूर अफेक्ट हो रहा है, और इन सब चीजों की वजह से ही हो रहा होगा शायद। इस पे और स्टडीज तो जरूर करने पड़ेंगे। और एक बात ये बताइए डॉक्टर नेहा, जैसे सैनिटरी पैड्स की जगह पे अब कई ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कॉटन पैड हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, टैम्पून हो गया। तो क्या मतलब एज एन गायनोकोलॉजिस्ट आप हमारे ऑडियंस को ये सजेस्ट करना चाहेंगी कि मतलब सैनिटरी पैड्स से ज़्यादा ये सेफ़ होते हैं, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब ओवरऑल क्या अप्रोच है इसे लेकर? तो मेनली बात ये है कि जो सैनिटरी पैड में जो कंटेंट आप बोले या किसी और भी चीज में कंटेंट बोले, ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब वो एनवायरनमेंट में ही उसका प्रोडक्शन कम हो। यानी हमको गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी को या जो एनफोर्सिंग एजेंसी है उनको ये स्ट्रिक्ट रूलिंग या स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा इस चीज पे कि ये जो बाय प्रोडक्ट्स है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये किस मात्रा में डिस्पोज हो रहे हैं, कैसे डिस्पोज हो रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर या फिर इरिगेशन वाटर के साथ कंटेमिनेशन हो रहा है क्या इसका, ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको हम मैनेज करना जरूरी है। अगली बात रही कि ऑप्शंस क्या है, तो मेंस्ट्रुअल कप जो सिलिकॉन के होते हैं, सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, तो देखा जाए तो वो सेफ हैं, बट दे ऑल्सो कम इन पैकेजिंग। वो पैकेजिंग से कैसे रिलीज हो रहे हैं केमिकल्स, वो एकदम हर चीज मॉलिक्यूलर लेवल पे या डीप लेवल पे जाके एज अ कंज्यूमर पॉसिबल नहीं होता। सो दीज थिंग्स हैव टू बी मैनेज्ड एट अ मच हायर लेवल। अगर वी आर श्योर दैट द एनवायरमेंट और जो जहां से ये चीज बन रही है, सपोज अगर सैनिटरी नैपकिन में कॉटन यूज हो रहा है तो वो कॉटन जहां से सोर्स हो रहा है वहां पे क्या है ग्राउंड वाटर, ये बहुत डिटेल में पहुंच जाती है ये चीज, और वो एज अ कंज्यूमर हमें मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं होता। तो दीज हैव टू बी मैनेज एट अ हायर लेवल।
साथ ही साथ हमको अगर होममेड पैड्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह यूज करने हैं, सो हम नेचुरली सोचेंगे कि दे आर सेफर, बट इतने प्रैक्टिकल भी नहीं होते। टुडेज वुमन इज अ वर्किंग वुमन, वो नहीं चाहती कि होममेड पैड यूज करके काम पे जाएगी कैसे, अपना जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करेगी कैसे। वो एज अ पॉपुलेशन सबसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मेंस्ट्रुअल कप का एक, दे आर सेफ, बट उसके साथ जो हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है, हर कोई लेडी हो सकता है कि इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो यूज करना, या फिर कोई फिजिकल लिमिटेशंस है जिसकी वजह से नहीं कर सकती। तो जो ऑल्टरनेटिव्स है वो भी इजीली यूजेबल या इजीली अवेलेबल या प्रैक्टिकल होंगे, ये जरूरी नहीं है। और अमूमन जब हम सैनिटरी पैड्स खरीदने जाते हैं तो ब्रांड्स हम सबसे पहले देखते हैं। सिर्फ सैनिटरी पैड्स की बात नहीं डॉक्टर नेहा, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो ब्रांड्स जो है वो मायने रखता है हमारे लिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम सैनिटरी पैड्स वैसे ख़रीदने जाएं तो किन किन बातों का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने सुना कि ये जो पीएच लेवल है उसको भी देखकर पैड्स लेना चाहिए, तो मतलब इसमें क्या सच्चाई है, क्या है? अगर आप ये बता सके थोड़ा। मेडिकली एज सच सैनिटरी नैपकिन के चॉइस पे, इफ इट इज गारंटीड कि सेफ है, फ्री फ्रॉम केमिकल्स, एज जो जैसे ये स्टडी में मिले हैं, जो हालांकि किसी भी आप घरेलू किसी भी चीज में अगर आप देखेंगे तो शायद निकलेंगे, बिकॉज दे आर वेरी हाई पेनेट्रेटिव केमिकल्स। वो बहुत इजीली स्किन टू स्किन भी ट्रांसफर होते हैं, या फिर प्लास्टिक बैग आपने हाथ में ले लिया आपके हाथ में आ जाएंगे। दे आर केमिकल्स, दे आर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, यानी वो इजीली हवा में भी पहुंच जाते हैं, आप इनहेल भी कर सकते हो इनको, या फिर इंजेस्ट हो जाते हैं। तो ये केमिकल वाली बात अगर आप साइड में रख दें तो एसेंशियली ऑल सैनिटरी पैड्स विल बी सिमिलर, क्योंकि इट इज जस्ट एन एब्जॉर्बेंट सरफेस जहां से यू आर मेंटेनिंग योर हाइजीन। तो ये अगर चीज आपने साइड में रख दी, देन मेडिकली चॉइस ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कौन सा यूज कर रहे हो, या इज वन टाइप सेफर देन द अदर, इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट। पीएच लेवल ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी मेडिकली इलॉजिकल है कि वो पैड का कोई पीएच लेवल हो सकता है, ऐसा नहीं होता। जो एसिडिक पीएच नेचुरली रहता है वजाइना का, दैट इज क्रिएटेड नेचुरली। वो बाहर से कुछ आप यूज करोगे नहीं यूज करोगे उससे नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर नेचुरल जो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं वजाइना में, दे प्रोड्यूस द एसिड एंड दे प्रोटेक्ट द वजाइना फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो आपके पैड चॉइस का या वो पैड के पीएच लेवल का आपके हाइजीन पे कोई असर नहीं होने वाला। और हाइजीन को लेकर अगर आप ये बता सकें, सर्दियों का मौसम भी है, वैसे गर्मियों में भी सेम वही प्रॉब्लम होती है, साल भर यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो सबसे बड़ा किलर है देश में महिलाओं के लिए। तो कैसे, मतलब आप उन महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि इस दौरान कब किस इंटरवल पर पैड्स चेंज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एक ओवरऑल क्या किस तरह का हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए? देखिए, विंटर या सर्दी या गर्मी का इस पे असर होने से ज्यादा जो हाइजीन या इरिटेशन में एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि आजकल ज्यादा एक्सपीरियंस करती है स्पेशली यंग विमेन, इज बिकॉज ऑफ जो इंटीमेट एरिया का हेयर रिमूवल प्रैक्टिस आजकल थोड़ा सा कॉमन हो गया है। दैट is having a much more effect than your choice of pad or what pad you are using, क्योंकि ये हेयर रिमूवल जो है, जो नेचुरल हेयर अगर वहां पे नहीं हो तो डेफिनेटली द स्किन इज एक्सपोज्ड, सेंसिटिव स्किन इज एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से जो है तकलीफें ज्यादा होती है। सो कॉस्मेटिकली इफ समबडी प्रिफर्स देन दैट्स ओके, और कॉस्मेटिकली इफ अगर आपको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही तो यू कैन कंटिन्यू, बट अगर इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी ट्रबल ऑफ द टाइप की स्किन इरिटेशन ज्यादा है या रैशेस हैं और ऐसी कोई चीजें, तो इफ आपको जरूर सोचना चाहिए कि ये कोई एक कारण तो नहीं है उसके पीछे।
मेंस्ट्रुअल हाइजीन से डॉक्टर नेहा ये याद आया कि आजकल मार्केट में कई तरह के वजाइनल वॉश भी मौजूद हैं जो महिलाएं प्रेफर करती हैं, लड़कियां प्रेफर करती हैं उसे यूज़ करना। पर आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कितना नुकसान होता है वजाइनल वॉश का? क्या करना चाहिए इसे कि नहीं करना चाहिए, या फिर एक कोई लिमिट है कि मतलब हफ्ते में किसी एक दिन आपने कर लिया, चाहे कुछ भी, मतलब एक ओवरऑल क्या रिजीम होना चाहिए ये वजाइनल वॉश को लेकर? इंटीमेट वॉशेस जो हैं वो भी इस तरह मार्केट किए गए हैं कि दे आर करेक्ट पीएच या फिर दे आर प्रोटेक्टेड। तो पहली बात तो ये है कि जो इंटीमेट एरिया है उसको अननेसेसरीली या फ्रीक्वेंटली वॉश करना ही नहीं चाहिए, और अगर कर भी रहे हों तो कोई उसमें एडिटिव यानी साबुन या शैम्पूज या स्पेशल वॉशेस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर नेचुरल अपना वंस अ डे ट्वाइस अ डे जैसे भी आपकी आदत हो, यू आर टेकिंग अ बाथ, और अगर आप अपना इंटीमेट एरिया ड्राई रखें तो दैट इज हाइजीन इनफ। जो पीएच की बात हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, द पीएच इज नॉट क्रिएटेड बाय समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। पीएच जो है वो नेचुरली बना रहता है। अगर आप अपना आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोई हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छे हैं, कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन आपको करंटली नहीं हुआ, तो आपका पीएच मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपका जो है आगे जाके अगर सपोज हम इन्फेक्शंस कम एंड ऑल, और अगर आपको लगता है कि रूटीन आपका जो यानी सोप यूज कर रहे हो, जो भी बॉडी वॉश यूज कर रहे हो, दैट इज कॉजिंग इरिटेशन, तो फॉर सम टाइम आप जरूर यूज कर सकते हो एन इंटीमेट वॉश। बट एज अ रूटीन प्रैक्टिस की आपको कुछ सेपरेट यूज करने की जरूरत है फॉर योर इंटीमेट हाइजीन इज नॉट रियली मेडिकली साउंड एडवाइस। अब चूंकि ये जो रिसर्च आई है, हालांकि पहली रिसर्च नहीं है, जैसे कि आपने भी कहा और मैंने भी शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत में जो सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं उसको लेकर एक मानदंड तैयार करने की ज़रूरत है? अभी इस बारे में किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी अपने यूजेज की जो प्रोडक्ट्स है या मेडिकल प्रोडक्ट्स है या हाइजीन प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली एक होना चाहिए लिमिटेशन या फिर स्टैंडर्ड्स जो हम कहते हैं ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। पर अगर ये एक ज्यादा हायर लेवल पे हुए जहां हम अपने जनरल एनवायरनमेंट में भी इन केमिकल्स का फैलना लिमिट करें तो सबसे बेहतर होगा। तो डॉक्टर नेहा, यहाँ पर मैं अपनी बातचीत ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ, एक तरह से जो हमारी बातचीत है उसको समराइज़ करना चाहती हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से मेन इफेक्ट होता है कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल जो भी क्लॉथ वगैरह यूज हो रहा है या पैड्स यूज हो रहे हैं, तो कांस्टेंट वेटनेस की वजह से एक्सटर्नल स्किन इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और इंटरनल वजाइनल इन्फेक्शंस होने की एक हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। और इन चीजों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, यानी रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और अगर वजाइनल या फिर अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूट्रस और ट्यूबल इन्फेक्शंस हो तो दे कैन बी क्रॉनिक, यानी लाइफ लॉन्ग वो तकलीफ दे सकते हैं। फर्टिलिटी में तकलीफ देते हैं, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग होना, साथ ही साथ अगर फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं कंसीव करने में। सो ये इन्फेक्शंस जो हैं दे कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा हमसे इस इम्पॉर्टेंट जानकारी पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर की एपिसोड सुन सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ढूंढने में परेशानी आए तो बस आपको एक काम करना है, गूगल पे बस लिख दीजिएगा हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।